Hi everyone, welcome to KM Words Only. In this session, I will discuss 13th unit from the 11th NCERT part 2nd. Chapter name is हाइड्रोकार्बन. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का कुछ डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पोर्शन यहाँ पे देखेंगे. हाइड्रोकार्बन देखिए सबसे पहला लाइन लिखा गया है इसमें, हाइड्रोकार्बन आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन होते हैं ना, उससे एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी जो होती है बहुत ही यूज़फुल होती है. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे वो एनर्जी यूज़ की जाती है. ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें हाइलाइटेड पोर्शन है उसको दिमाग में रखने वाली बातें हैं. बाकी सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो ऐसे ही, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट की हूँ. तो देखिए, जो एलपीजी होता है और सीएनजी होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन से ही फॉर्म किए जाते हैं. एलपीजी को हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस. और ये सब मतलब फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. और अभी प्रेजेंट टाइम में एलएनजी भी आ गया, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस. ठीक, अब ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उससे हम कौन से फ्यूल्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब इनको ये सारे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, इसको ऑब्टेन करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. जो लिक्विड के फॉर्म में हमारा फ्यूल यूज़ किया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं. ठीक, और ये जो हमारा किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम जो पाया जाता है किसके, अर्थ क्रस्ट के, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है उसके निचले पोर्शन में जो पेट्रोलियम पाया जाता है, उससे हम ये सारे फ्यूल्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से ऑब्टेन करते हैं. ठीक, और हमारा कोल गैस कहाँ से ऑब्टेन होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम पहले इसके लिए यूज़ करते हैं मेथड. और ये जो हमारा अपर स्ट्रेटा है अर्थ पे, ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल का ड्रिलिंग किया जाता है, उस टाइम पे हमारा कोल गैस क्या होता है, ऑब्टेन होता है. उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं. ठीक, ये हो गया मेथड. और कुछ हमारे जो हाइड्रोकार्बन के जो फ्यूल्स हैं उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से हैं. ठीक, इसमें देखिए, एलपीजी इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल विथ द लिस्ट पॉल्यूशन. जो एलपीजी गैस हमारे घर में यूज़ होता है, जो गैस, उसी को एलपीजी गैस बोलते हैं. उससे बहुत ही कम पॉल्यूशन मतलब प्रोड्यूस होता है. और ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है कौन सा, सीएनजी और डीजल, पेट्रोल. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा लिस्ट पॉल्यूटेंट जो होता है, ये क्या होता है इसमें, पेट्रोल और सीएनजी होता है. ठीक, ये हो गया हमारा ऑटोमोबाइल में जो हमारा फ्यूल यूज़ किया जाता है वो. ठीक, अब देखिए नीचे हम इसमें पढ़ते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन आर आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रो इसमें क्या लिखा है, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन. और हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर द पेंट. जो हम लोग पेंट करते हैं घरों में, उसके लिए भी हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके बनाते हैं. ठीक, इसमें यूज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी डाइज एंड ड्रग. डाइज और ड्रग्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसमें स्टार्टिंग मटेरियल भी हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया जाता है. ठीक, अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखेंगे. मेन हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है 3 है. पहला है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में क्या होता है, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में भी और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी. ठीक, और जो हमारा दूसरा हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ सकता है, आएगा ही, रहना चाहिए कहीं पे. और एरोमेटिक. एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, यह भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई किया गया है 3 तरह के होते हैं. पहला सैचुरेटेड, और दूसरा जो हमारा अनसैचुरेटेड, तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक, अब इसमें देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अभी मैंने आपको बताया. और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए. और हमारा एरोमेटिक का डेफिनेशन ही आगे हम बताएंगे क्या होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक, और जो हमारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अगर उसको हम जैसे मान लीजिए कि ये रिंग हम बनाते हैं, तो ये जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे क्या है, कार्बन है. इसको हम ओपन करके लिखें
तो ये कार्बन ये कार्बन है, कार्बन के साथ में एक और कार्बन क्या किया है, बॉन्ड का फॉर्म किया है, और यहाँ पे एक और कार्बन है, एक और कार्बन है। ये चारों जो कार्बन है एक दूसरे से बॉन्डेड है। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो इससे एक और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ा होगा, वैसे यहाँ पे भी 2 और हाइड्रोजन होंगे, एक यहाँ, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रावैलेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे 4 बॉन्ड बना होगा। तो ये हमारा साइक्लिक के फॉर्म में भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं साइक्लो एल्केन, एल्केन बोलेंगे, ठीक, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ लिखा है ना, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक। अब ऐसे बताया गया है कि कैसे आप बना सकते हो। अब मेन चीज़ हम देखेंगे इसमें, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका मेन कौन है, एल्केन। अब एल्केन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एल्केन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मेथेन होता है, CH4 होता है, ठीक। और इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके दूसरा यूनिट CH3 से ऐड करेंगे तो C2H6 बनता है। ये इसका दूसरा यूनिट होता है। और ये रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 अगर हम ऐड करते हैं मेथेन में तो इसका सेकेंड यूनिट बनता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ करके दिखाया है। मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया और इस हाइड्रोजन के प्लेस पे हमने इतना पोर्शन CH3 ऐड कर दिया, तो इसका सेकेंड यूनिट बन गया ना, C2H6 बन गया, ठीक। हेंस दे वेयर अर्लियर नोन एज द पैराफिन्स, इसको हम पैराफिन्स के नाम से भी बोल सकते हैं। लैटिन नेम क्या होता है, पैरन। इसका लिटिल एफिनिटी, मतलब ये जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन वाले, इस वजह से इसको हम पैराफिन्स बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जनरली रिएक्ट नहीं करते, ठीक। ये हो गया हमारा एल्केन। अब इसका और प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n, ठीक। इसको नोट डाउन करिएगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करते हैं तो वो हमारा हाइड्रोजन का नंबर फाइंड करते हैं उसमें, ठीक। इसमें हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला अलग से दिया गया है, ठीक। उसके बाद से अब मेन चीज़ इसमें देखना हमको यहाँ पे ये है कि मेन यहाँ पे देखना है कि जो हमारा CH4 है, फर्स्ट यूनिट है एल्केन का, उसका क्या क्या कैसे कैसे बॉन्ड का मतलब लेंथ है, कितना एंगल है। तो हमारा जो CH4 होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल होती है, TDN यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। और बॉन्ड एंगल जो होती है कितना, 109.5 डिग्री होती है, किसके बीच में, इस हाइड्रोजन कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में। ये जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है, ठीक। ये हो गया हमारा बॉन्ड। और इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर हम देखें तो ये जो, मान लीजिए हमने एक कार्बन ये और एक कार्बन ये लगाया, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 पिकोमीटर होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 112। ये चीज़ कैसे होता है, आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहिए। जैसे कार्बन और कार्बन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सेम है, इस वजह से ये एक दूसरे को मेंटेन किए रहेंगे इतने डिस्टेंस पे। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से कार्बन अपनी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन को मतलब खींचे रहेगा। इस वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होती है दोनों के बीच की छोटी होती है, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब नोमेनक्लेचर इसका देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो एल्केन का होता है उसको मेथेन बोलते हैं। उसके बाद से एक और यूनिट ऐड करते हैं तो उसको एथेन बोलते हैं। और थर्ड वाला एक और यूनिट ऐड कर देंगे तो उसको प्रोपेन बोलते हैं। इतने का जो हमारा चेन होता है, आइसोमेरिज्म सेम होता है, मतलब कि इसमें चेंज नहीं कर सकते। और इससे ऊपर हम जाते हैं, जैसे ही एक और यूनिट ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने CH4H10 लिया, तो इसका हम क्या करेंगे, मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। क्यों, अभी तक मेथेन, इथेन और प्रोपेन में हम अलग कोई
और आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते, लेकिन CH4H10 में क्या होगा, एक हम बना सकते हैं इसका। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 273 केल्विन। अगर इसी को हम मान लीजिए ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया और एक कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब इसके वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन को यहाँ पे अगर हम मेंटेन कर दें तो देखिए सेम फार्मूला सेम है सब जगह पे, ये 2 हाइड्रोजन है, बट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग जब होती है तो क्या होता है, ब्रांचिंग होने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये ब्रांच नहीं है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। और जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए आइसोमेरिज्म की बात मैंने कही थी, तो देखिए इसमें चेन आइसोमेरिज्म कितने हो सकते हैं। इसमें देखिए CH3H8 अगर होगा तो पॉसिबल चेन, यहाँ पे चेन आप ऐड कर लेना। ये जो सॉरी ये चेन आइसोमेरिज्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक, और C6H14 अगर रहता है तो इसका जो चेन आइसोमेरिज्म होगा 5 होगा, और C7H16 के लिए 9 होगा, और C10H12 के लिए 75 होगा। ये हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म। इसको लर्न कर लेना, इतना मतलब ड्रा करके पता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक, अब फार्मूला देखिए पूछ सकता है कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने नंबर ऑफ चेन आइसोमर बनेंगे, तो ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो इजीली आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। ठीक, अब देखिए अब जो हमने पीछे फार्मूला ड्रॉ किया था वही चीज़ यहाँ पे इसने ड्रॉ करके बताया है। यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई है, कम हो गई, 261 हो गई है। वहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखिए कितना दिया गया था, देखिए होगा आप यहाँ पे 273 था, और यहाँ पे कितना दिया गया है 261। कम हो गया ना, कम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग हो गई है, और ब्रांचिंग होने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। ठीक, क्योंकि इसके मतलब मॉलिक्यूल से पास पास आ गए, नीचे ज़्यादा एरिया है नहीं, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाला वही सब दिया है यहाँ पे, ये इसके आइसोमेरिज्म कैसे प्लॉट करेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमारा एल्केन होता है उसका इन आयनिक सोल्यूशन। आयनिक सोल्यूशन मतलब ये जो हमारा एल्केन होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो आयनिक सोल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व तो होगा नहीं, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है जैसे जैसे हम इसका मास इंक्रीज करेंगे उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक, यहाँ पे C4H10 का जो पहला सॉरी जो इसमें C4H10 है इसका फर्स्ट वाला जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये देखिए फर्स्ट वाला ये है, और सेकंड इसमें देखिए सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है, फिफ्थ वाला ये है, मतलब 5 हम क्या कर सकते हैं, इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर ये सारे हैं, इसको बोलेंगे, लेकिन इसमें चेन आइसोमरिज्म किसको किसको बोलेंगे, इसमें लिखा गया है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, बट स्ट्रक्चर सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ हैव ब्रांच चेन। ये जो हमारा ब्रांच चेन है ना यहाँ पे, इस वजह से सच स्ट्रक्चर आइसोमर विथ विच डिफरेंट इन चेन ऑफ कार्बन एटम आर नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे किसको किसको, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ को। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, इन तीनों को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन क्या, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ एल्केन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H4। C6H4 का क्या करना है हमको, चेन आइसोमर इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, तो स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, एक तो N हेक्सेन बन सकता है, और दूसरा
टू मिथाइल बन सकता है। तीसरा देखिए यही CH3 को इस वाले पोजीशन पे ऐड कर दिए हैं तो 3 मिथाइल पेंटेन बन सकता है। अब 2 को हम कर सकते हैं ऐड मिथाइल ग्रुप को, तो 2,3 डाई मिथाइल बन सकता है। और 4 एक को हम मतलब एक कार्बन के अराउंड में 4 हम कार्बन को ऐड कर सकते हैं, एक को बगल में कर सकते हैं, तो ये डाई मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है। मतलब इतने 5 स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब इसका सबका इफेक्ट नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चैन होता है उसका नंबरिंग करते हैं, कितने नंबर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें 5 कार्बन्स हैं और ये 1 है, ये 2 है। सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन का जो पेरेंट चेन है उसको पेंटीन लिखेंगे क्योंकि ये एल्केन ग्रुप है। ठीक, ये हो गया हमारा एल्केन। अब इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है क्या, इसमें टर्मिनल कार्बन एटम आर ऑलवेज प्राइमरी। जो भी टर्मिनल कार्बन है यहाँ पे सब प्राइमरी है। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वजह से ये टर्सरी कार्बन है। ठीक, ये हो गया हमारा टर्सरी कार्बन। कौन सा वाला टर्सरी कार्बन है, ये वाला टर्सरी है और टर्मिनल हमेशा प्राइमरी होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है क्वाटर्नरी कार्बन है, 4 कार्बन से क्या किया है, बॉन्ड बनाया हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से देखिए ये मैंने सेकेंड सॉरी इसमें इसमें क्या कहता है, एक सेकेंड, प्राइमरी को जो हमारा टर्मिनल कार्बन होगा वो प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, बीच में जो कार्बन होगा उसको सेकेंडरी बोलेंगे, टर्सरी उसको बोलेंगे जो 3 कार्बन से क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे वही जो मैंने वहाँ पे नोट किया था उसको यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे नोट करना है। वही मैंने जो पीछे के पेज पे लिस्ट लिखी थी वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए C6H14 का जो होता है 5 आइसोमर होते हैं और C7H16 होगा तो 9 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारा जो ये क्या कहते हैं C10H22 होगा तो 75 आइसोमर्स होते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, इस तरह डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि NCERT की लाइन है। और यहाँ पे लिखा गया है कि इन स्ट्रक्चर सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ यू एब्जॉर्ब CH3 लिखा गया है। सेकेंड पोजीशन पे CH3, C2H5 एंड C3H7 लिखा गया है। तो देखिए सेकेंड किसका बात कर रहा है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे CH3, ये CH3 लगाया गया है। और फोर्थ वाले फॉर्मूले में भी यहाँ पे CH3 एक लगाया गया है और फिफ्थ वाले में भी 2 CH3 लगाया गया है। ठीक, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, CH3 नहीं CH4 होगा तब वो कंप्लीट होगा। और C2 यहाँ पे लिखा गया है जो C2H5 बट C2H6 होगा तब कंप्लीट वो एल्केन होगा। और यहाँ पे C3H7 लिखा गया है, C3H8 होगा देन वो क्या कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लेस है, इसलिए हम इनके जो नाम हम लिखते हैं उसमें LY जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH3 है, इसके लिए लिखते हैं मिथाइल, और हमारा जो C2H5 है इसके लिए लिखते हैं इथाइल, और हमारा जो C3H7 है इसके लिए लिखते हैं प्रोपाइल। ठीक, मतलब एक हाइड्रोजन लेस है, इस वजह से हम इसमें एल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ओवरऑल एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से उसका नाम नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ठीक, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1। हम जनरली देखे थे एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C2H2n+2। ठीक, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से एल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे जो फार्मूला दिया है वो क्या दिया है, C2H2n+1। ये हमारा एल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है। ठीक, ये हो गया हमारा ओवरऑल फार्मूला और उसका इंफॉर्मेशन।
अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स के नोमेनक्लेचर भी किया गया है। यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हो क्या लिखा है। पहला वाला जो हमारा है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन होगा। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं हुआ है। बट जैसे ही हम इसमें एक OH ग्रुप जोड़ेंगे, एल्कोहल इसमें लिखा गया ना, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो पेंटेन, और फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्या लिखा गया है, एल्कोहल ऐड किया गया, इस वजह से 1 ऑल लगाया गया। अब ये जो एल्कोहल ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे अटैच करेंगे तो पेंटेन 2 ऑल लिखेंगे, और अगर थर्ड पे करेंगे तो 3। यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर आपको करना होगा तो पहले आप नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से करते हैं, उसको ज़्यादा कम नंबर देते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो 1 की जगह में एल्कोहल है तो इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है उसका नोमेनक्लेचर पहले करते हैं। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल, ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा मिथाइल इसका नाम। आप इसको अच्छे से देख लेना, उतना वो नहीं है समझने की बात, ऐसे नंबरिंग करके बस नोमेनक्लेचर यहाँ पे किया गया है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर किया गया है, इसको मैं एक दो आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले कम नंबर देते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप होता है। तो ये हो गया हमारा 1, इसको 2 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये हमारा नंबरिंग किया गया है। ठीक, और इसमें देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली देते हैं। तो सबसे पहले ये मिथाइल ग्रुप अगर आप देखोगे तो M से स्टार्ट है, और ये इथाइल ग्रुप है तो E से स्टार्ट है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे तो E पहले आता है, इस वजह से हम इसको पहले लिखेंगे 4 इथाइल, फिर सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल, और जो पेरेंट चेन है उसका पूरा नाम लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसमें 6 कार्बन है ना इस पेरेंट चेन में, इस वजह से हेक्सेन इसको हम लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही नंबरिंग करना है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसका नेमिंग पहले करना है। तो ये रूल्स दिए हुए हैं, ऐसे ही बस करना है। देखिए और आगे चलते हैं, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। ये देखिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन सारे कंपाउंड का हमें नेमिंग करना है। इसमें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके बनाया है मैं बस उसका यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे नाम ही दिया है, कॉमन नेम दिया है, इसके नेम के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और IUPAC नेम भी लिखना है। तो देखिए इसमें लिखा है टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। तो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाई हूँ, इसको ऐसे ही बनाना है, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। तो इसको सबसे पहले ऐसे बनाना है, ये हमारा मिडिल कार्बन एक हो गया, और इस वाले लाइन पे एक और बनाएंगे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी कट हुआ है वो हमारा क्या है, कार्बन है। तो ये भी पॉइंट पे कार्बन हो गया। इसको मैं दूसरे लाइन से, यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक ये कार्बन है, और एक यहाँ पे कार्बन है। ठीक, ये हमारे 5 इसमें कार्बन होंगे, और इस जो जो ये लाइन है ये सारे हाइड्रोजन है साइड साइड में, तो हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बस ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और इसका जो IUPAC नेम होगा, आप नीचे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 डाई ब्यूटाइल 2 2 4 4, और क्या दिया है, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। बस ये स्ट्रक्चर मतलब ऐसे बनेगा, इसको दिमाग में रखना और एक बार करने की ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है पहले इसमें देखेंगे। उससे भी पहले देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको कोई स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहले जितने भी कार्बन उसमें दिया है उसका एक सिंपल सा चेन बना लेंगे कार्बन का, और नंबरिंग कर लेंगे कार्बन का, और जिस हिसाब से नंबरिंग करके जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है उसको हम उस नंबर वाले कार्बन पे रखते जाएंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए हाइड्रोजन से इसको क्या करेंगे, बैलेंस करा देंगे जो भी हमने ड्रॉ किया है। अब फाइनल में जो पेरेंट चेन है उसके कार्बन को हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस करेंगे। ये भी उतना टफ नहीं है, बहुत
एक बार ध्यान से आप रीड करोगे तो कर ले जाओगे। अब देखिए इसमें भी कुछ दिया हुआ है। इसमें 13.4 एग्जाम्पल में देखिए इस मतलब नाम दे दिया है, इससे हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक, तो इसमें देखिए टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन दे दिया, तो पहले हेप्टेन ही में कितने कार्बन होते हैं इसको ध्यान में रखेंगे। हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7 होंगे ना। ये कितने हुए हैं? 2 2 4 एक 5 हुआ, और यहाँ पे एक 6 बना लीजिए, एक यहाँ पे 7 बना लीजिए, 7 होगा। और 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल बोल रहा है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7, और थर्ड नंबर पे बोल रहा है एक मिथाइल लगा हुआ है, और फोर्थ पे 2 लगा हुआ है, और फिफ्थ पे भी 1 लगा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा, इसको इरेज कर देती हूँ, इतने क्या है मिथाइल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। कार्बन को स्टेबलाइज करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, मतलब ऐसे ही सबको अब हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस कर लेंगे। एक कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे इसने बना भी रखा है। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, इसको ध्यान से देखिए, और जैसे मैं बताई हूँ उस तरह से आप ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आता है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है, बस उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप करने की कोशिश करना, हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ और में क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसको मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।